नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज से करीब 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर को A to Z एक्सप्लेन किया था। और सिर्फ एक एडमिशन प्रोसीजर नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी चीजें होती है मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन की थी कि भाई नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है, एडमिशन प्रोसीजर मेरिट के लिए क्या है, मेरिट वाले कौन कौन से कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स कहां पर मैंडेटरी है, कहां पर मैंडेटरी नहीं है, DU-JET का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से A to Z आपका एडमिशन प्रोसीजर होता है, इसके अलावा LLB किस तरह से होती है, जर्नलिज्म कौन से कॉलेजेस करवाते हैं। तो हर चीज मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की थी। लगभग मैंने 45 to 50 मिनट्स की वो वीडियो बनाई थी। तो उस वक्त मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी, ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी फैमिली इंक्रीज हुई है, हमारे सब्सक्राइबर्स की फैमिली, तो मुझे लग रहा है कि उस वीडियो को मुझे एक बार री अपलोड करना चाहिए ताकि आपको बिल्कुल A to Z इन्फॉर्मेशन मिल सके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार वो जो वीडियो है वो एक बार दिखा देता हूँ। आप आराम से अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिए क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अब आप देखने वाले हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पर। और देखिए, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर और भी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग हर पर्सपेक्टिव पर बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, कितने कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कैंपसेज हैं, कैसा एक्सपोजर है, कैसी प्लेसमेंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कैसा क्राउड है, कैसे फेस्ट होते हैं, कैसे सोसाइटीज़ हैं, और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है तो फिर किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, मेरिट बेस्ड कौन कौन से कोर्सेज हैं, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मुझे नहीं पता ये वीडियो 30 मिनट की बनने वाली है या फिर 40 मिनट की, लेकिन ये गारंटी मैं ज़रूर लेता हूँ कि आज से पहले कोई इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कोई वीडियो नहीं बनी होगी। और थंबनेल आपको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये कोई 1 घंटे की रिसर्च का रिजल्ट नहीं है, 2 घंटे की रिसर्च का रिजल्ट नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरे 3 साल रिसर्च की है। मैंने पूरे 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियोज़ बनाई है, फीस स्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ के बारे में। सो आज मैं कंक्लूड करने वाला हूं हर चीज को। अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो आपके लिए होने वाली है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे डाउट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे फिर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा मेरे कोर्सेज का थोड़ा सा प्रमोशन करता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं हमारे कोर्सेज के बारे में। अगर आप एक BBA BMS या फिर IPM एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर DU-JET से, जिसके अंदर आप BBA BMS या फिर BBE कर सकते हैं, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, सिम्बायोसिस में, IP यूनिवर्सिटी में, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं IIM इंदौर के अंदर, IIM रोहतक के अंदर, सो इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर जीके है, वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग है एंड क्वांट्स है। सो आपको ये 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, प्लस आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। हम लोग आपको एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल देंगे, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। सो अगर आप DU-JET देने वाले हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे, प्लस आपको डेमो वीडियोज सेंड कर देंगे। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप डेमो वीडियोज देखिए एंड कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस एंड कॉलेजेस की। तो देखिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि MDU है जो कि रोहतक के अंदर है। तो वहाँ पर क्या है कि एक मेन कैंपस है, देन उसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं MDU से एफिलेटेड। अगर मैं बात करूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस नहीं बल्कि 5 डिफरेंट कैंपसेस हैं अलग अलग सिटीज़ के अंदर। अगर मैं बात करूँ LPU की, तो LPU का एक कैंपस है। अगर मैं बात करूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तो बाकी कैंपसेस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 वर्ड सुनने में आते हैं हमेशा: नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। अब इनका क्या मतलब है? तो देखिए, नॉर्थ दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को बोल दिया जाता है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। जो साउथ दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं उनको बोल दिया जाता है साउथ कैंपस के कॉलेजेस। और इन दोनों के एरिया के अलावा जो कॉलेजेस हैं उनको बोल दिया जाता है ऑफ कैंपस कॉलेजेस। तो अभी हम बात करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस की। तो देखिए, नॉर्थ कैंपस के बारे में आई होप आप सभी ने सुना ही होगा।
तो नॉर्थ कैंपस के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके अंदर तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो बेसिकली नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बोला जाता है वो है सबसे पहले स्टीफंस है, हिंदू है, हंसराज है, केएमसी है, रामजस है, मिरांडा हाउस है, इसके साथ साथ खालसा कॉलेज है, एसजीटीबी खालसा, डीआरसी कॉलेज है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बोला जाता है और जिनकी रैंकिंग ऑल इंडिया रैंकिंग बहुत अच्छी है। और जो NIRF अगर आप चेक करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो उसके अंदर भी पूरे इंडिया के अंदर इन कॉलेजेस की बहुत अच्छी रैंकिंग है। और रैंकिंग किन बेसिस पर बनती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उनके कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर रैंकिंग बनाई जाती है। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये टॉप लिस्ट के अंदर आते हैं NIRF में। अगर हम बात करें साउथ कैंपस के कॉलेजेस की, तो देखिए ये एक र्यूमर है, मैं इसको र्यूमर ही कहूँगा कि साउथ कैंपस अच्छा नहीं है, एक सिर्फ एक र्यूमर है, ऐसा नहीं है। तो देखिए साउथ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, साउथ एंड ऑफ कैंपस दोनों के। देखिए जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज जो है वो नॉर्थ कैंपस के काफ़ी कॉलेज से बहुत अच्छा है। वेंकटेश्वर कॉलेज जो है वो भी नॉर्थ कैंपस के एक दो कॉलेज से काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसकी प्लेसमेंट आप देखिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए। सो साउथ कैंपस भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक कमला नेहरू कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज है, DCSE भी अच्छा कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है, जो अंडररेटेड कॉलेजेस हैं। तो अपने माइंड से ये चीज़ आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि नॉर्थ कैंपस सबसे बेस्ट है, साउथ कैंपस तो बेकार है, ऐसा नहीं है। सिर्फ डिपेंड करता है कि उस कॉलेज का क्राउड कैसा है। और अगर मैं क्राउड की बात करूं तो यार साउथ कैंपस के भी बहुत से कॉलेजेस हैं जिनका अच्छा क्राउड है और नॉर्थ कैंपस के तो अच्छे है ही। सो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। कैंपस हैं प्लस डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आई होप आप समझ गए हैं कैंपस एंड कॉलेजेस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप BA करना चाहते हैं, BA प्रोग्राम या फिर BA ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, या फिर आप BSc प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसको BSc फिजिकल साइंस भी बोलते हैं, या फिर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ BCom प्रोग्राम एंड BCom ऑनर्स भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है प्रोग्राम एंड ऑनर्स के अंदर, ये भी एक सवाल है हर स्टूडेंट का। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर ऑनर्स करते हैं, जैसे कि आप करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स, तो 3 साल तक आपका जो फोकस होगा वो हिस्ट्री पर ही रहेगा। अगर आप करते हैं BA प्रोग्राम तो उसके अंदर आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पढ़ सकते हैं, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसी तरह से BCom प्रोग्राम एंड BCom ऑनर्स की, ये बहुत ही अलग चीज़ है जो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स के पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स होता है वो BCom ऑनर्स करते हैं, और जिनके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं होता वो BCom प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है BCom प्रोग्राम एंड BCom ऑनर्स का। आप देखिए आपका ये भी सवाल होगा कि इस बार तो CUCET भी होने वाला है, क्या पता मेरिट बेस्ड एडमिशन चले जाएं। तो देखिए बेशक CUCET हो, लेकिन ये जो वीडियो है ये तब भी वैलिड रहेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें होने वाली है। फीस स्ट्रक्चर की बात होने वाली है, टॉप 10 कॉलेजेस की बात होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो चाहे CUCET हो या फिर ना हो तब भी ये चीज़ें एप्लीकेबल रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो देखिए BA BSc एंड BCom हो गया। इसके अलावा आप BLED कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि गार्गी कॉलेज है, आदित्य महाविद्यालय कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, और भी कुछ कॉलेजेस हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। BEd आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है लेकिन आप टूरिज्म एंड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं CVS कॉलेज से, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ से। इसके अलावा आप LLB कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ से। और देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए जाननी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो BA LLB 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कराता है। अगर आप 12th क्लास के बाद LLB करने की सोच रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आपका एडमिशन हो सकता है। सो आप LLB कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इसके अलावा देखिए BGMC और जर्नलिज्म भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है, जैसे कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 12th क्लास के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके अलावा DCSE है, इसके अलावा और भी कुछ कॉलेजेस हैं, खासकर गर्ल्स के ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो जर्नलिज्म कराते हैं। सो आप वहाँ से जर्नलिज्म कर सकते हैं। LSR भी कराता है। सो इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS भी कर सकते हैं। तो कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है जो MBBS कराते हैं, जैसे कि लेडी हार्डिंग कॉलेज है, मौलाना आज़ाद कॉलेज है, एक दो कॉलेजेस और भी हैं, वहाँ से आप MBBS भी कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक भी की जा सकती है, और देखिए वो लोग आर्टिकल पढ़ते हैं फिर वो पूछते हैं कि क्या बीटेक की जा सकती है, फिर काफ़ी लोग होते हैं जो मना कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीटेक किस तरह से होती है।
अब देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कैंपसेस हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उसमें से एक है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। वहां पर आप बीटेक कर सकते हैं एंड बीए इन ह्यूमैनिटीज कर सकते हैं। उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और सिर्फ अराउंड 45 सीट्स होती हैं जहां पर आपको एडमिशन मिलता है। बाकी आप किसी भी कॉलेज के अंदर बीटेक नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। इसके बाद आती है बात प्रोफेशनल कोर्सेज की, जिनके कोर्सेज हम लोग अवेलेबल कराते हैं आपको क्रैश कोर्स एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है, जैसे कि BBA आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर BMS आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, या फिर आप कर सकते हैं BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसके जो कॉलेजेस हैं वो कुछ कॉलेजेस ही हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि पूरे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है अगर आपको वहां से BBA या फिर BMS करनी है तो। और देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो BBA कराता है वो होता है BBA इन FIA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो आप वहां से BBA एंड BMS कर सकते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज से। इसके अलावा BBE भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, शहीद सुखदेव है, केशव महाविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, फिर CVS कॉलेज भी है, गार्गी कॉलेज भी BBE कराता है। तो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोग आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करा देंगे। व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो अभी आपको पता चल गया कि कैंपस कैसे हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। और देखिए एक बात और कि मान लीजिए हंसराज कॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि हंसराज आपको BBA भी करा देगा, आपको BMS भी करा देगा। हर कॉलेज डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोर्सेज जो है वो एक कॉलेज करा दे और दूसरा कॉलेज भी एग्जैक्टली सेम सारे कोर्सेज करवा दे, तो ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जो स्पेसिफिक कॉलेजेस करवाते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप जो कोर्स करना चाहते हैं क्या वो कॉलेज वो कोर्स प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जितने भी कॉलेजेस आप समझकर चलिए कि पूरे साल की 1 NM की जो फीस आपकी होगी वो 8,000 से लेकर 22,000 के बीच ही होती है, चाहे फिर वो कोई भी कॉलेज हो। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस हो गया, तो वहाँ पर जो फीस होती है वो बढ़ जाती है। वो आपकी पूरे 1 साल की फीस हो जाती है लगभग 40,000 के आसपास। लेकिन ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर आपकी फीस लगने वाली है 1 लाख 2 लाख, तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। ऑलराइट। और हाँ, एक कॉलेज है FMS जो कि MBA कराता है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मैनेजमेंट का अलग कोर्स हो गया। ठीक है। सो MBA अगर आप करते हैं तो FMS से आप कर सकते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट है FMS MBA के लिए, तो वहां की फीस सबसे कम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉप 10 कॉलेजेस की। अगर मैं टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूं तो देखिए मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है वो मैं क्लियर कर देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 1 कॉलेज। अब देखो बच्चों को क्या लगता है कि यार नंबर 1 कॉलेज मिरांडा है या फिर नंबर 1 कॉलेज SRCC है या फिर नंबर 1 कॉलेज हिंदू कॉलेज है। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं हर बार समझाता हूँ। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए मिरांडा नंबर 1 कॉलेज है लेकिन वो एक गर्ल्स कॉलेज है, तो अगर लड़का कोई एडमिशन लेना चाहता है तो मिरांडा आपके लिए नंबर 1 नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मिरांडा के अंदर कॉमर्स के कोर्सेज नहीं है। अगर आप BCom ऑनर्स करना चाहते हैं तब भी मिरांडा आपके लिए नंबर 1 नहीं हो सकता। इसके बाद बात आती है SRCC की। जो स्टूडेंट्स मान लीजिए BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए SRCC नंबर 1 हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए जो स्टूडेंट यानी कि जो लड़का BCom ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करना चाहता वो ना तो मिरांडा के अंदर एडमिशन ले सकता है और ना ही वो SRCC के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो उसके लिए नंबर 1 जो कॉलेज होगा वो कोई डिफरेंट कॉलेज होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 1 है उसको आप जरा समझ लीजिए कि हर स्टूडेंट के लिए उसका नंबर 1 कॉलेज जो है वो डिफरेंट ही होगा। तो मैं आपको एक डिटेल बता देता हूं कि किस तरह से कॉलेजेस आपको रैंक कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं BCom की, तो देखिए BCom 2 तरह से है, BCom प्रोग्राम है एंड BCom ऑनर्स है। अगर मैं बात करूं BCom ऑनर्स की, तो नंबर 1 जो कॉलेज आपके लिए होगा वो SRCC ही होगा। देन उसके बाद आप हिंदू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, फिर आप हंसराज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, फिर KMC है, वेंकटेश्वर है, रामजस कॉलेज है। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को, रैंक को अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं BCom प्रोग्राम की, तो देखिए BCom प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट करते हैं जिनके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं होता। और BCom प्रोग्राम जो है वो हर कॉलेज नहीं कराता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हिंदू कॉलेज की, हंसराज कॉलेज की, SRCC
आरसीसी की, तो वो कॉलेजेस बीकॉम प्रोग्राम नहीं करवाते हैं। सो अगर आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए नंबर 1 वेंकटेश्वर होगा, केएमसी होगा, रामजस होगा, इसके अलावा खालसा कॉलेज भी करवाता है, एचजीटीबी खालसा, इसके अलावा डीआरसी भी है। तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं वो आपके लिए बीकॉम प्रोग्राम के रैंक्स होंगे। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, डीसीएससी भी है, एआरएसडी कॉलेज भी है, तो ये कॉलेजेस आप अपनी रैंक के अंदर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं आर्ट्स का कोई कोर्स यानी कि बीए के आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए नंबर 1 कॉलेज हो जाएंगे 2 कॉलेजेस, यानी कि स्टीफंस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आप मिरांडा में भी ले सकते हैं, आप हिंदू कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, फिर हंसराज है, केएमसी है, वेंकटेश्वरा है, रामजस है, डीआरसी है। तो यही आपके लिए टॉप 10 कॉलेजेस होंगे। और हाँ, लेडी श्री राम कॉलेज वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स भी करना चाहते हैं तो लेडी श्री राम में भी आप ट्राई करना, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेडी श्री राम बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आप किसे प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो स्टीफंस कॉलेज है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होता है, तो आप वहाँ से आप ऑनर्स कर सकते हैं, या फिर आप मिरांडा हाउस में एडमिशन ले सकते हैं। अगेन हिंदू हंसराज कॉलेजेस हैं, तो यही आपके लिए टॉप 10 कॉलेजेस होंगे। एलएसआर भी होगा, जो भी मैंने आपको बताया है। बस आप एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा कि किस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं, क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज वही कोर्स करवाता भी है या फिर नहीं करवाता जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमारा ड्रीम कॉलेज है हंसराज कॉलेज, और बाद में उन्हें पता चलता है कि यार उन्हें जो कोर्स करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वो हंसराज कॉलेज करवाता ही नहीं है। सो इसलिए आप ये ज़रूर देख लेना कि जो कॉलेज आप जाना चाहते हैं क्या वो कोर्स करवाता भी है या फिर नहीं करवाता है। इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि इस बार सीयूसीईटी होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, अगर सीयूसीईटी होता है तो उसका जीके वर्बल, एलआर क्वांट्स, तो इस तरह का कुछ प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है, ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन आई है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अब तक के प्रोसीजर की बात करने वाले हैं कि अब तक हमारे सामने क्या बुलेटिन है लास्ट ईयर की, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या एडमिशन प्रोसीजर हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 12th क्लास के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन, यानी कि 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अंदर आप सभी कोर्सेज के अंदर नहीं ले सकते, उसके अंदर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कोर्स है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि देखो, बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी प्रोग्राम हो, बीएससी ऑनर्स हो, तो जितने भी कोर्सेज हैं बीएससी के, उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बीए प्रोग्राम या फिर बीए ऑनर्स, जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन। और अगर आपको कोई ये कहे कि इसके एंट्रेंस होते हैं, फाइनल हो चुका है, तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। और आज जो भी अपडेट है आप देख सकते हैं, आज तक जो एडमिशन इन कोर्सेज के अंदर होते आए हैं वो मेरिट बेस्ड एडमिशन ही होते आए हैं, कोई भी एंट्रेंस नहीं होता है। ऑलराइट, सो इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस की। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं DU जेट के थ्रू, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर आप BBA कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं एंड BBE कर सकते हैं। और इनके कॉलेजेस जो हैं वो भी डिफरेंट है, मेरिट बेस्ड वाले अलग कॉलेजेस हैं एंड एंट्रेंस बेस्ड वाले अलग कॉलेजेस हैं। सिर्फ कुछ कॉलेजेस हैं जो दोनों के दोनों कोर्सेज करवाते हैं। आई होप आप समझ गए हैं कि मेरिट बेस्ड किन कोर्सेज के लिए है, एंट्रेंस बेस्ड किन कोर्सेज के लिए है। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 3 एंड बेस्ट ऑफ 4। इसका क्या मतलब है? अगर आप 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 12th क्लास की आपकी ओवरऑल परसेंटेज नहीं जोड़ी जाती। अब देखिए, स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं 12th क्लास के अंदर। अगर उनके पास एडिशनल कोई सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट्स वो लोग पढ़ते हैं, तो पूरे 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ 4 या फिर बेस्ट ऑफ 3 ही इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 2 लिस्ट देती है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए के अंदर सारी की सारी लैंग्वेजेस होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, पंजाबी होती है, गुजराती होती है, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर है, चाहे वो साउथ इंडियन लैंग्वेज हो, नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज हो, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज हो, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो होती है लिस्ट ए के अंदर। और जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे कि आर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो आपके इलेक्टिव हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, और भी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो पीसीएम या फिर पीसीबी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर आपका बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स जो है या फिर अकाउंटेंसी वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो दो लिस्ट आपको देती है। लिस्ट ए के अंदर सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, लिस्ट बी के अंदर सारे के सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, और उनके बेसिस पर ही आपको अपनी बेस्ट ऑफ 4 या फिर बेस्ट ऑफ 3 की परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब मान लीजिए मैं करना चाहता हूं हिस्ट्री ऑनर्स, तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए मुझे 3 तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऐड करने होंगे और एक जो है वो मुझे अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐड करना होगा जिसके अंदर भी मेरे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो उस बेसिस पर बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होंगे और तब जाकर मेरा एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसी परसेंटेज के बेसिस पर। तो बेस्ट ऑफ 4 किन किन कोर्सेज के लिए होता है? सबसे पहले देखिए, जितने भी आर्ट्स के कोर्सेज हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ 4 होता है। जितने भी कॉमर्स के कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स आप लगा सकते हैं, बीकॉम प्रोग्राम आप लगा सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ 4 होते हैं। अगर मैं बात करूं साइंस के कोर्सेज की, तो साइंस के अंदर 2 कोर्सेज हैं जिनके अंदर बेस्ट ऑफ 4 होते हैं और बाकी के अंदर बेस्ट ऑफ 3 होते हैं। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो इसके अंदर देखो, अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो उसके अंदर आपके बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होंगे। फिर से सुन लीजिए, मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके बेस्ट ऑफ 4 ही कैलकुलेट होंगे। अगर आप करना चाहते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स तो बेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट होंगे, और सिर्फ पीसीबी वाले केमिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हैं तब भी आपके बेस्ट ऑफ 3 ही कैलकुलेट होंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर है बेस्ट ऑफ 4 एंड बेस्ट ऑफ 3 का। उनके परसेंटेज के बेसिस पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ देखनी होती है और आपको एडमिशन मिलता है। अब यहां पर भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे, जिनको समझ पाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। सबसे पहला क्राइटेरिया है स्ट्रीम चेंज का। अगर मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट्स आर्ट्स करना चाहता है या फिर कॉमर्स का कोई कोर्स करना चाहता है, तो जो बेस्ट ऑफ 4 की उसकी परसेंटेज होगी उसके अंदर से 2.5% डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद उसे कट ऑफ देखनी होगी कि कितनी कट ऑफ आई है, क्या मेरा एडमिशन होगा। तो 2.5% की यहां पर डिडक्शन आपको फेस करना पड़ता है। अब मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं लेकिन आप करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स, मैं बार बार हिस्ट्री ऑनर्स का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। सो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स, और हिस्ट्री ऑनर्स की हिंदू कॉलेज की जो कट ऑफ है वो आ गई है, मान लीजिए सपोज कीजिए 98%, तो आपको साइंस के स्टूडेंट है तो आपको लानी होगी 100.5%। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, और हाँ, कट ऑफ्स मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा ही होती है टॉप कॉलेजेस की। सो 2.5% आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हैं तो। इसके साथ साथ देखिए, एक और क्राइटेरिया है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट एज इलेक्टिव पढ़ी है, एज कोर नहीं पढ़ी है, क्योंकि देखिए कोर और इलेक्टिव दो तरह से पढ़ाई होती है 12th क्लास के अंदर। सो अगर आपने कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ी है और उसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर आप ऑनर्स करते हैं तो 2% का आपको एडवांटेज भी मिलता है। इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है 12th क्लास के अंदर। सो इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज हैं, और भी 1-2 क्राइटेरिया है, मैं अगर 1-2 भूल गया हूं तो मैं आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। सो इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, फिर कट ऑफ्स आती हैं, कट ऑफ्स आपको देखनी होंगी अपने परसेंटेज के हिसाब से, बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 3 के हिसाब से। देन जिस भी कॉलेज के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन डायरेक्ट अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कीजिए और वहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर। सो ये सिंपल सा प्रोसीजर था दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट बेस्ड का, मतलब सिंपल तो नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस की। तो देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एंट्रेंस देते हैं, चाहे फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए हो या फिर वो बीटेक के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उसको DUET के अंदर ही रखा जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। और उसका ही एक सेक्शन है DUJET, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर, मतलब जो कॉलेजेस BBA BMS या फिर BBE कराते हैं, उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको DUJET का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। 65% की जो वेटेज है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम की होती है, 35% की जो वेटेज है वो आपके 12th क्लास की परसेंटेज की होती है, और दोनों को मिलाकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाता है। आई होप आप समझ गए हैं कि सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड नहीं बल्कि 12th क्लास की परसेंटेज को भी यहाँ पर वेटेज दी जाती है और तब जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, किस तरह का सिलेबस आता है एग्जाम के अंदर, तो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आपका बेसिकली GK, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स का सेक्शन आता है, और इनकी ही आपके मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, -1 की डिडक्शन होती है, और इस तरह से 400 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होता है जब जाकर आपको एडमिशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के BBA BMS या फिर BBE के अंदर।
और अगर आप DU जेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अगेन मैं प्रमोशन कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जो मतलब जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उसमें से 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाएंगे, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं। सो बेस्ट फैकल्टी आपको मिल रही है, आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो देखिए, जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, जर्नलिज्म आप मेरिट बेस्ड भी कर सकते हैं और एंट्रेंस बेस्ड भी कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं जर्नलिज्म में तो आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन लेना होगा। अगर आप किसी कॉलेज के अंदर मतलब जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है वहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस बेस्ड आपको एडमिशन लेना होगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आई होप कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको समझ आ रही होंगी फिलहाल। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरह का प्रोसीजर है। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दो तरह से एडमिशन होता है, एंट्रेंस बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड। इसके अंदर क्या मतलब है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने मार्क्स के बेसिस पर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन ही ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखिए, 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं मेरिट बेस्ड के लिए, यानी कि 50% जो स्टूडेंट्स होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन के ही स्टूडेंट्स होंगे, उसके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं होगा। और जो एंट्रेंस बेस्ड है वो फिर जनरल हो गया, उसके अंदर कोई भी एडमिशन ले सकता है एंट्रेंस एग्जाम दे करके। सो इस तरह से पूरा प्रोसीजर है आपका एंट्रेंस बेस्ड का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और अगर मैं बात करूं कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई की है जिस भी स्पेसिफिक कोर्स की, उसी का सारा आता है कि आपको क्या क्या लिखना होगा। सो आई होप आप समझ गए हैं अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंट्रेंस एग्जाम्स, मेरिट बेस्ड, आपके काफ़ी सारा ज़्यादा डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशंस की कि कौन कौन से रिजर्वेशंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह से हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन होता है, EWS का रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन है, SC STs का रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का रिजर्वेशन है। इसके साथ साथ यहाँ पर अलग तरह से भी एडमिशन होता है एंट्रेंस और मेरिट के अलावा, और वो होता है आपका स्पोर्ट्स कोटा से या फिर होता है आपका ECA से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एक पूरी लिस्ट है बहुत सारे स्पोर्ट्स की। तो अगर आपने उन मतलब जो भी बेसिक स्पोर्ट्स होते हैं, बॉक्सिंग हो गया या फिर आपका क्रिकेट भी हो गया, बास्केटबॉल हो गया या फिर चेस भी हो गया, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं जो बेसिक मेजर स्पोर्ट्स हैं, सो अगर आपके पास उनका कोई स्टेट सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट या फिर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी आपके पास पोजीशन है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा से। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म के अंदर लगाने होते हैं। देन उसके बाद आपको उन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। देन आपका उसके बाद एक ट्रायल भी होता है। मान लीजिए आप आर्चरी के अंदर ट्राई कर रहे हैं तो आपने सर्टिफिकेट लगाए तो उसके कुछ आपको वेटेज मिल गया, फिर आपका ट्रायल होगा कॉलेज के अंदर तो वहां पर आपको कुछ वेटेज मिलेगा और दोनों को मिलाकर आपका एडमिशन होगा। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और देखिए, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आर्चरी जो है वो हंसराज कॉलेज के अंदर है लेकिन दूसरे किसी कॉलेज के अंदर नहीं है, मतलब कुछ कॉलेजेस के अंदर है, सबके अंदर नहीं है। तो जिनके अंदर आर्चरी नहीं है आपको उनके अंदर एडमिशन नहीं मिल सकता। सिर्फ जो कॉलेजेस आर्चरी करवाते हैं आपको सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है और आपको स्पेसिफिकली जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया स्पोर्ट्स कोटा का। अब बात करते हैं ECA की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। सो अगर आपने नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिबेटिंग की है, आपने ड्रामेटिक्स किया है यानी कि आपने थिएटर किया है, या फिर आपने डांस किया है, सिंगिंग की है, या फिर कोई भी जो मेजर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, सो अगर आपने वो की है तो उनके बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और वेटेज दी जाती है आपके सर्टिफिकेट्स को और आपके ट्रायल्स को, दोनों को मिलाकर आपको एडमिशन मिलता है स्पोर्ट्स कोटा की तरह ही, लगभग ये सेम है। और इसके बाद हम बात करते हैं अब SOL की और NC वेब की। और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी कम लोगों को पता है और मेरे पसीने आ गए हैं बोलते बोलते बट आई होप आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना एक पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्चुअल में क्या है, किस तरह से एडमिशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सो अगर मैं बात करूं SOL की, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें डिस्टेंस लर्निंग होती है। आपको एक दिन जाना होता है, हफ्ते में आप सैटरडे जा सकते हो, संडे जा सकते हो, कोई भी एक दिन होता है आपका। सो आपको एक दिन ही उसके अंदर जाना होता है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, रेगुलर के जो स्टूडेंट्स
होते हैं उनकी डिग्री की थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती है और ओपन की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है डिग्री की। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सो मैं बात करता हूँ कि SOL से आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। तो यहाँ पर आप BA कर सकते हैं, BA इंग्लिश कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, BCom ऑनर्स है, MCom है, MA हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री संस्कृत है। सो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं अपने SOL से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। और देखिए जितने भी स्टूडेंट्स SOL के अंदर एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, देन उसके बाद SOL के फॉर्म्स आते हैं और इसके अंदर कोई कट ऑफ नहीं होती, कोई एंट्रेंस नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आपके कम से कम 60% होने चाहिए या फिर 55 होने चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको संडे को जाना ही जाना होगा, ये भी कंपलसरी नहीं है। आप मतलब सिर्फ एग्जाम देने भी जा सकते हैं। सो इस तरह का होता है SOL। और एग्जैक्टली इसी तरह से होता है NC वेब, जो कि गर्ल्स के लिए होता है। सो उनकी भी एक दिन ही क्लास लगती है, सैटरडे या फिर संडे को। और देखिए रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, उनकी क्लासेस लगती हैं मंडे से फ्राइडे को, एंड सैटरडे संडे को क्लासेस लगती हैं NC वेब की एंड SOL स्टूडेंट्स की। तो पूरे हफ्ते मतलब 5 दिन आते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स एंड 2 दिन उन्हीं कॉलेजेस के अंदर आते हैं SOL एंड NC वेब के स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए जो 2 सबसे बड़े कॉलेजेस हैं प्लेसमेंट्स के मामले में, वो तो मैं कहूँगा कि SRCC है एंड शहीद सुखदेव कॉलेज है, अगर आप जाना चाहते हैं कॉरपोरेट के अंदर। क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं वो ज़्यादातर कंपनीज होती हैं बेन है, डेलोइट है, मतलब कंसल्टिंग कंपनीज हो गई, मार्केटिंग की हो गई या फिर बैंकिंग सेक्टर्स की हो गई। तो इस तरह की सारी कंपनीज आती हैं और बेसिकली सारी कंपनीज होती हैं लगभग कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, अगर आप BSc का कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कर रहे हैं फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, मतलब जूलॉजी ऑनर्स, तो इन कोर्सेज के लिए बहुत कम प्लेसमेंट है। ऐसी कोई कंपनी नहीं आती है जो इन कोर्सेज के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दे। ज़्यादातर जो होती है वो होती है मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए, या फिर आपके BCom ऑनर्स के लिए, BCom प्रोग्राम के लिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। तो इन्हीं कोर्सेज के लिए कंपनीज आती हैं ज़्यादातर। सो अगर मैं पैकेज की बात करूं तो देखिए SRCC का जो लास्ट ईयर का पैकेज गया था और न्यूज़ में भी आया था कि 32 लाख पर एनम का एक स्टूडेंट को पैकेज मिला, हाईएस्ट पैकेज। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो SRCC में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आराम से 7 to 9 LPA का पैकेज तो आराम से आपको मिल सकता है। इसके अलावा शहीद सुखदेव की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज जो शहीद सुखदेव कॉलेज का है वो भी अराउंड 20 LPA ही है। इसके अलावा मैंने जितने भी टॉप कॉलेजेस आपको बताए हैं, जैसे कि LSR हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, या फिर स्टीफन्स हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, या फिर हंसराज कॉलेज हो गया, तो ये जो कॉलेजेस हैं इनके पैकेजेस भी काफ़ी हाई होते हैं। लगभग वही अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 5 to 7 LPA एवरेज तो आपको मिल जाएगा। और हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी रेयरेस्ट ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जो आपको 17 LPA या फिर 18 LPA तक भी दे देती हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी सही है। सो अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से पैकेज मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो देखिए इस चीज़ को आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि हर कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट सेल होता है जिसको आपको 3rd ईयर के अंदर ज्वाइन करना होता है। अब जितनी भी कंपनीज आती हैं वो किसी प्रिंसिपल से बात नहीं करती, वो किसी और से बात नहीं करती, वो डायरेक्ट प्लेसमेंट सेल से बात करती हैं। सो प्लेसमेंट सेल के पास बहुत सारी कंपनीज हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट सेल से कनेक्टेड हैं। सो प्लेसमेंट सेल जो है वो सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है कि कौन कौन सी कंपनीज आई हैं और आप किन किन कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो कंपनीज जो होती हैं वो डायरेक्टली बता देती हैं कि हमें इन कोर्सेज के स्टूडेंट्स चाहिए हैं। उनके और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के बैक आई है या फिर री आई है हम उन स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। तो इस तरह से पूरी कंपनी जो होती है वो बता देती है कि हमें किस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके अंदर अप्लाई करते हैं, कंपनी उनका इंटरव्यू लेती है या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है। सो डिफरेंट स्टेजेस के आपके लेवल के एग्जाम्स होंगे, वो आपको क्लियर करने होंगे, इंटरव्यू हो सकता है। सो उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होती है और जब आप कॉलेज क्लियर कर देते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है प्लेसमेंट का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स है अगर आपको टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है तो। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 77 कॉलेजेस हैं और 77 कॉलेजेस का डिफरेंट अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पूरा कैंपस है और उसके अंदर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर कॉलेज का अपना डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। अगर मैं SRCC की बात करूँ तो देखिए SRCC ने मतलब ये भी लिखा हुआ है कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी बड़ी फैकल्टी हम लोग आपको देते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट को, उतनी बड़ी फैकल्टी कोई नहीं देता है।
पूरे 80 टीचर्स की फैकल्टी। और देखिए जो एसआरसीसी है वो सिर्फ 2 ही कोर्सेज करवाता है, बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एंड उन्हीं मतलब सिर्फ उसी 2 कोर्सेज के लिए पूरी 80 लोगों की फैकल्टी है एसआरसीसी के पास। इसके अलावा हर कॉलेज का अपना प्लेग्राउंड है, हर कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी है जो कि डिजिटल लाइब्रेरी होती है, हर कॉलेज के पास अपना सेमिनार रूम होता है, हर कॉलेज के पास अपना ऑडिटोरियम होता है, हर कॉलेज के पास अपना एम्फी थिएटर होता है। सो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा डिपेंड करता है कि किस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं। सो अगर आप अच्छे कॉलेजेस के अंदर हैं तो आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मिलेगा। और अच्छे कॉलेज से मेरा मतलब है कि ऐसे कॉलेजेस जिनका क्राउड अच्छा है, जिनकी प्लेसमेंट अच्छी है, जिनका पास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, तो उन कॉलेजेस के अंदर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। अगर मैं बात करूं फेस्ट की, तो देखिए फेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट पूरे इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जाने माने फेस्ट है। तो ऐसा अगेन एसआरसीसी, आप सोचेंगे यार मैं बार बार एसआरसीसी की ही बात क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए क्योंकि एसआरसीसी है यार अच्छा, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो एसआरसीसी का जो फेस्ट होता है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो सबसे बड़ा फेस्ट होता है, लगभग 1 करोड़ तक का उनका बजट होता है। उसके बाद हिंदू कॉलेज का फेस्ट होता है, उनका भी करीब करीब 90 लाख और 1 करोड़ का आसपास ही बजट होता है। और वहाँ पर दुनिया भर की एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो बिल्कुल अलग लेवल का एक्सपोजर होता है। सो फेस्ट की मैं बात करूँ तो बेस्ट है। सो अब मैं बात करता हूँ सोसाइटीज़ की एंड पॉलिटिक्स की। तो 2 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, बस सोसाइटीज़ मैं इसको रख देता हूँ, ओके। सो हम लोग बात करेंगे सोसाइटीज़ की, देन उसके बाद हम बात करेंगे अकोमोडेशन की। ऑलराइट, सो अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करूं तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो है वहाँ की सोसाइटीज़। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, आप उन्हें क्लब्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट कॉलेज के अंदर घुसता है तो वहाँ पर उसे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। अलग तरह का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप है जो डांसिंग करता है, एक ऐसा ग्रुप है जो सिंगिंग कर रहा है, एक ऐसा ग्रुप है जो डिबेट कर रहा है, कोई पोएट्री का ग्रुप है या फिर कोई प्लेसमेंट सेल का ग्रुप हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनको सोसाइटीज बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है तो आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं, साउथ इंडियंस होते हैं, नॉर्थ इंडियंस होते हैं। सो इस तरह से आपको एक अच्छा एक कल्चर देखने को मिलता है सोसाइटीज के अंदर। सो सबसे खास बात यही होती है सोसाइटीज की। तो अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप जरूर कोई ना कोई सोसाइटी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा टैलेंट भी नहीं है बट आपको सोसाइटी ज्वाइन करनी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एनएसएस है या फिर आप एनसीसी भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इनेक्टेस ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको देती हैं। और देखिए सोसाइटी ज्वाइन करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और छोड़ दिया बस मज़ा आ गया, ये नहीं है। अगर आप सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो अपने सीवी के अंदर, अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं कि मैंने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया, मैं इसके अंदर मेंबर था या फिर मैं इसका प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था। तो अगर आप सीवी के अंदर, रेज्यूमे के अंदर लिखते हैं तो जो सामने प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई होती है उसको पता चलता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो सोसाइटीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन की, तो देखिए अकोमोडेशन सबसे ज़्यादा महंगी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे हंसराज कॉलेज है तो उसके अंदर हॉस्टल है लेकिन गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। और अगर गर्ल्स हॉस्टल है भी तब भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स कितनी होती है, 200 सीट होती हैं या फिर 300 सीट होती हैं या फिर 400 होती हैं। लेकिन एक कॉलेज के अंदर जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी कम से कम संख्या होती है 4000 से 5000। तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर रहेंगे? बाकी स्टूडेंट्स को पीजी में रहना पड़ेगा, बाकी स्टूडेंट्स को फ्लैट लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा। और जब वो लोग ये सब चीज़ें लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली उन्हें पड़ जाता है। तो लगभग अगर आप नॉर्मल लगाकर चलते हैं तो आपका 1 साल का जो अकोमोडेशन का खर्चा है वो करीब आता है 1,10,000 रुपए के आसपास। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही सीन है कि फीस बहुत कम है लेकिन अकोमोडेशन के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स की, तो देखिए हॉस्टल का चार्ज भी कोई कम नहीं है। जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ का होता है उस तरह से नहीं है, यहाँ पर भी हॉस्टल का काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। अगर मैं बात करूँ जैसे रामजस कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, तो आपको मिल जाएगा 60,000 से लेकर 80,000 के आसपास। और लगभग जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो नॉर्थ कैंपस कॉलेज हो, ऑफ कैंपस कॉलेज हो, साउथ कैंपस कॉलेज हो, तो लगभग आपको इतना ही हॉस्टल का चार्ज मिलेगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जिनके हॉस्टल का चार्ज और भी ज्यादा है, जैसे कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज। तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज का जो हॉस्टल का चार्ज है वो 1 लाख रुपए है। सो आप लोग ज़रा ध्यान से मतलब उसके अंदर एडमिशन लेना, आपको सारे चार्जेस आपको पता होने चाहिए। और हाँ, इंद्रप्रस्थ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इंद्रप्रस्थ जो है
वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। अगर मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी वो पूरी अलग है, लेकिन एक कॉलेज भी है इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। और हाँ, इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो है वो बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर मैं बात करूं आपसे कि गर्ल्स कॉलेजेस कौन कौन से हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो नंबर 1 जो कॉलेज है वो तो फिलहाल मिरांडा है, और नंबर 2 पर अगर मैं कहूं तो फिर वो लेडी श्री राम कॉलेज होगा। इसके अलावा DRC कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, लेडी इरविन कॉलेज है, इसके अलावा जीसस एंड मैरी कॉलेज है, और भी बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि मैत्री कॉलेज हो गया, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं गर्ल्स के। और देखिए, अगर मैं एक आधे कॉलेज का नाम भूल भी गया हूं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। आप ये मुझे मत कहिए कि भाई तूने उस कॉलेज का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं आपको बस चीज़ें बता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, किस तरह से चीज़ें, किस तरह से मैकेनिज्म चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। और हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आ गई, पॉलिटिक्स। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो पॉलिटिक्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कुछ कॉलेजेस हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अपने कॉलेज के अंदर नहीं आने देते, जैसे कि मिरांडा हाउस कॉलेज हो गया, वो बाहर के जो डूसू इलेक्शंस होते हैं उनके स्टूडेंट्स को अपने अंदर नहीं आने देते। या फिर स्टीफन्स कॉलेज हो गया, उसके अंदर भी आप नहीं जा सकते हो अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर कोई भी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं बात करूँ तो 2 लेवल्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स होती है। सबसे पहला है कॉलेज लेवल एंड दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डूसू लेवल। तो 2 तरह के अलग अलग लेवल्स हैं। सो सबसे पहले तो देखो, जो कॉलेज लेवल होता है उस पर एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है। तो इस तरह से कॉलेज लेवल के इलेक्शंस होते हैं। और दूसरा डूसू लेवल के इलेक्शन होते हैं, जो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रेसिडेंट बनता है, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है। तो इस तरह से पूरी पॉलिटिकल चीज़ें चलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि मतलब पॉलिटिक्स का मतलब ज़्यादातर यही है कि आपके पास मैन पावर हो, आपके पास पैसे की शक्ति हो, तभी आप लड़ सकते हैं इलेक्शंस, ऐसे आप नहीं लड़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स डूसू के इलेक्शंस लड़ते हैं, वो जब उनकी रैलियाँ होती हैं तो 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं भाई, जैगुआर से लेके, मर्सिडीज से लेके, BMW से लेके। तो एक आम आदमी जो है, एक आम स्टूडेंट जो है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और यहाँ पर कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं होती कि डिबेट करके पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट लठ बजते हैं, पोस्टर वगैरह उछाले जाते हैं, पूरा कैंपस पोस्टर्स से भर जाता है, और तब पता चलता है कि कौन जीतेगा इलेक्शंस। तो इस तरह का सीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस का। लेकिन हाँ, इलेक्शन से काफ़ी चीज़ें सही भी होती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट की आवाज़ को दबा देता है। तो उस वक्त जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वो चाहे तो वो हेल्प कर सकता है स्टूडेंट की, और जो उसकी आवाज़ दबा दी गई है उसको उठाया जा सकता है। सो यही चीज़ें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी DU के बारे में, और आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि यार DU किस तरह का है, मतलब कितनी सारी सोसाइटीज़ हैं, कैसा DU का कल्चर है, कितने सारे डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं। तो एक इस तरह का कल्चर आपको मिलता है, नई लैंग्वेज आपको सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। इसके साथ साथ क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या प्लेसमेंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, क्या कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कैंपसेस हैं। तो मैंने मेरी तरफ से आपको मतलब जितना मैं बता सकता था मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानने को मिली होंगी और काफ़ी सही आपको ये वीडियो लगी होगी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके साथ साथ अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं DU जेट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग क्रैश कोर्स की डिटेल्स आपको दे देंगे, प्लस आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। आई होप आपको क्रैश कोर्स ज़रूर पसंद आएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सो शुक्रिया।